हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारे लाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्लास नंबर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों केसीएल, केवीएल, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स के बारे में। ये 4 टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में 4 टॉपिक को कवर करेंगे, 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं केसीएल के बारे में, है ना। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका डायग्राम हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों नंबर 1 में केसीएल के बारे में। केसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? किरचॉफ करंट लॉ, अर्थात किरचॉफ के धारा का नियम। क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इसकी परिभाषा क्या कहती है बच्चों? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? केसीएल का नियम कहते हैं, अर्थात किरचॉफ के धारा का नियम कहते हैं। ओके, संधि का मतलब क्या होता है? आप लोग सोच रहे होंगे संधि क्या होती है। तो संधि का मतलब होता है बच्चों जंक्शन। जैसे मध्य प्रदेश में जबलपुर जंक्शन है, भोपाल जंक्शन है, इंदौर जंक्शन है ना, इटारसी जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है कि जहां पे बहुत सारी ट्रेन एक साथ आकर के मिल रही हो, या चारों तरफ से आकर के ट्रेनें एक जगह से निकल रही हो, है ना। जैसे इटारसी जंक्शन हो गया बच्चों, तो वहां जो है तो चारों तरफ से ट्रेनें आती हैं, अर्थात उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल करंट में भी क्या होता है? जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब यह होता है किसी एक पॉइंट से, किसी एक जगह से कई जगह करंट जा रही होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जंक्शन बोलते हैं। मैं डायग्राम बनाकर के समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किरचॉफ का धारा का नियम क्या कहता है बच्चों? किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? सम होता है, अर्थात उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो हम लोग इसको जो है तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, अर्थात अलजेब्रिक सम क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम बना करके, डायग्राम के साथ में समझते हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया? कोई जंक्शन हो गया। अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चों कि चारों तरफ से क्या आ रही हैं? करंट आ रही हैं, धाराएं आ रही हैं। ओके, तो मैं बना देता हूं कि चारों तरफ से हमारे पास क्या आ रही बच्चों? करंट आ रही है ना। और ये हमारा क्या हो गया? जंक्शन हो गया। इस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं संधि। ओके, अब मैं इसमें दर्शा देता हूं कि मान लो हमारे पास में करंट क्या है? I1 है जो आ रही है। ओके, I2 है जो जा रही है। ओके, वो भी आ रही है। अब हम I3 को बाहर की ओर दिखा देते हैं, I4 को हम लोग अंदर की ओर दिखा देते हैं, I5 को हम लोग बाहर की ओर दिखा देते हैं। ओके, वो क्वेश्चन किसी प्रकार का आ सकता है ना, इसलिए मैं जो है तो सारे स्टेप बताऊंगा। इसमें I6 हो गया। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक नियम बता दूं। क्या नियम है कि जब भी यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि जो आने वाली धारा है ना, आने वाली धारा को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? धनात्मक में लिखेंगे। ठीक है, धनात्मक साइन में, धनात्मक चिन्ह में जो है तो हम लोग लिखेंगे, पॉजिटिव साइन में लिखेंगे। और जो जाने वाली होगी, है ना, संधि से जाने वाली होगी, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? उस धारा को हम लोग जो है तो निगेटिव से लिखेंगे, अर्थात है ना ऋणात्मक जो है तो हम लोग उसको साइन देंगे। इस चीज को आप लोग जो है तो याद रखेंगे। ये याद रखेंगे तो आप लोग को केसीएल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो हम लोग आने वाली को प्लस से डोनेट करेंगे और जाने वाली को माइनस से डोनेट करेंगे। देखो बच्चों, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं कि इससे हमारा क्वेश्चन कैसे जनरेट होगा। तो ये हमने डायग्राम समझ लिया, ये हमारा संधि हो गई, ये हमारा बीच का जंक्शन हो गया। आने वाली तथा जाने वाली जितनी आ रही हैं और जितनी जा रही हैं, उन सभी धाराओं का योग क्या होता है? अलजेब्रिक सम क्या होता है बच्चों? 0 होता है। अब इसका सूत्र कैसे बनेगा? तो देखो हमने क्या लिखा सबसे पहले, यहां पे हमने लिखा है I1, I2, I3, I4, I5, I6 हो गया। हमारे पास 6 करंट हैं। एक संधि से 6 करंट, कुछ लोग आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? आने वाली को, जो संधि में आ रही है, उसको आने वाली को प्लस से लिखेंगे और जाने वाली को क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस से लिखेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं, आने वाली करंट I1 है। ओके, फिर प्लस
I2 है, ये भी आ रही है, माइनस I3 है क्योंकि ये जा रही है, I4 क्या है बच्चों, आ रही है, I5 बाहर जा रही है मतलब माइनस में होगा, और I6 क्या है बच्चों, आ रही है, और अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इसको पक्षांतर करेंगे, है ना, गणित की भाषा में बोलूं क्या करेंगे इसको बच्चों, पक्षांतर करेंगे, मतलब प्लस प्लस इधर रहेंगे, माइनस को क्या करेंगे इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो होगा क्या बच्चों कि जब बराबर के उस तरफ कोई चीज जाती है ना, जब चेंज होता है बराबर के बाद उस तरफ जाती है तो उसका साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है बच्चों, चेंज हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे I1 प्लस I2, फिर माइनस को हम लोग वहां ले जाएंगे तो हम लोग पहले क्या लिखते हैं, है ना, प्लस प्लस एक तरफ कर लेते हैं, माइनस माइनस एक तरफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगा I4 हो जाएगा प्लस I6 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये बराबर के बाद आ जाएगा उधर, है ना, बराबर के बाद I3 जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस में हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर प्लस में होता तो क्या होता, बराबर उधर ले जाते तो माइनस हो जाता, तो I3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस I5 है हमारे पास में, तो ये I5 हो जाएगा, ओके, ये I5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारे पास में सूत्र बनकर निकला है I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 प्लस I5 जो निकला है, यही क्या होता है बच्चों, KCL का सूत्र होता है। अर्थात हम जब भी KCL सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसी को हम लोग नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, KCL का सूत्र, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपके एग्जाम में एक डायग्राम आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 ये डायग्राम है और इसमें बोल रहा है वो कि टोटल करंट निकाल करके हमें बताइए। क्या बोल रहा है बच्चों कि हमें टोटल करंट निकाल करके बताइए। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे उस चीज को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देख लेते हैं, ओके। तो यहां पे हम लोग जो है तो ये सूत्र हमारा कैसे बनेगा बच्चों, ये सूत्र हमारा कैसे बनेगा, है ना, ये सूत्र हमारा जो बन जाएगा वो बनेगा, देखो अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मान लो I1 का मान दिया हुआ है ना 4, I2 का मान कितना दिया हुआ बच्चों 6, ओके, I3 का मान दिया हुआ है 8, I4 का मान दिया हुआ है कोई भी मान लो, है ना, क्या नहीं लिखे अपन ने, 2 नहीं लिखा, 2 लिख लो। I5 को मान लो बोल दिया है निकालने के लिए और I6 का मान दे दिया है कितना 10, ओके। तो I1 का करंट जो है वो 4 एम्पियर है, I2 6 एम्पियर है, I3 8 एम्पियर है, I4 2 एम्पियर है। I5 को निकालने के लिए बोलेगा और I6 का मान 10 है। मतलब कि जब भी क्वेश्चन आएगा KCL से तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम रहेगा बच्चों, और जितनी करंट रहेंगी वो सारी करंट का मान दिया रहेगा सिवाय एक के, कोई किसी एक करंट को निकालने के लिए बोलेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि I5 का मान हमें निकालना है, क्योंकि I5 का मान नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस सूत्र में रख करके डायरेक्ट इसका मान निकाल लूंगा। तो हमने देखा है कि ये जो हमारा है I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I6 बराबर I3 प्लस I5, यही क्या है बच्चों, ये जो है तो KCL का सूत्र है, ओके, KCL का सूत्र है। अब सूत्र जो होता है वो डायग्राम के हिसाब से चेंज हो जाता है बच्चों, ओके, इसका फिक्स सूत्र नहीं है, डायग्राम के हिसाब से सूत्र चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें करंट कितनी है 6 है, अगर इसमें 8 करंट हो जाती, 4 करंट हो जाती, 5 करंट हो जाती तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता बच्चों, चेंज हो जाता। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हर डायग्राम में हमको एक नया सूत्र बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पेपर में ये डायग्राम आ गया तो हमारा क्या सूत्र बनेगा बच्चों, ये सूत्र बनेगा। तो मैं फिर से इसको बना देता हूं, देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसमें हमको क्या निकालना है, I5 का जो है तो मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आने वाली करंट जो होती है संधि पर आने वाली करंट प्लस से लिखते हैं और जाने वाली को माइनस से। तो I1 आ रही है प्लस I2 है, ओके, फिर जो है तो माइनस कितना हमारे पास में I3 है, फिर प्लस I4 है, फिर जो है तो माइनस I5 है, ओके, प्लस I6 है, ये लिखेंगे। तो ये डायग्राम के हिसाब से ये सूत्र हमारा बन गया। अब हम लोग इसमें मान रख देंगे बच्चों, ओके, इसमें मान रख देंगे। तो I1 का मान कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, फिर I3 का मान कितना है बच्चों 8 प्लस 2 प्लस I5 को हमें निकालना है तो I5 हम लिख देंगे, प्लस I6 का मान कितना है बच्चों 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, है ना, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों कि माइनस को उधर ले जाते हैं और प्लस को इधर ले आते हैं, ओके। तो
एक मिनट, है ना, I3 जो होगा ये माइनस में होगा बच्चों, है ना, ये मैंने गलत लिख दिया था, ये यहाँ पे I3 माइनस में हो जाएगा और I5 जो होगा ये भी माइनस में होगा। ओके, ये माइनस में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक, अब सही है। अब देखो क्या करेंगे हम कि 4 + 6 ये यहां रहेगा, है ना, और 8 को हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास प्लस प्लस पहले लिख लेंगे, प्लस प्लस हम लोग पहले लिख लेंगे और बराबर हम क्या करेंगे बच्चों 8 को उधर ले जाएंगे तो ये 8 प्लस हो जाएगा और फिर हमारे पास में प्लस I5 हो जाएगा। ओके, क्योंकि जब पक्षांतर होगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। जैसे ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, इसी फार्मूले में मैंने इसको रखा है। ओके, I1 का मान हमने कितना रख दिया 4, I2 का मान 6, I4 का मान 2, है ना, I4 का मान 2 लिखा हुआ है। I6 का मान कितना हमने रख दिया बच्चों, I6 का मान हमने रख दिया क्या, है ना, I6 का मान हमने रख दिया 10 और फिर I3 का मान 8 है और I5 का मान ये है I5। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो 10 6 16, है ना, और 16 4 20 2 22, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा इक्वल्स टू 8 I5 हो जाएगा। ओके, चूंकि I5 का हमें मान निकालना है तो क्या हो जाएगा 22 में आप क्या करोगे बच्चों 8 का भाग दे दोगे तो I5 का मान निकल करके आ जाएगा। तो 8 3 24 होता है ना, ज्यादा हो जाएगा तो 8 दूनी 16, फिर अब 16 4 20 4, है ना, 16 4 20 2 22 6 बच रहा है, 6 भाग नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितने बार भाग जाएगा 8 सते 56। ओके, तो ये हो जाएगा I का मान, अर्थात I का मान कितना हो गया बच्चों, I5 का जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो 2.7 एम्पियर निकल करके आ रही है। यही क्या होगा बच्चों आंसर होगा, अर्थात यहां पे जो I5 का मान है वो कितना है बच्चों 2.7 एम्पियर। ओके, तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग क्या करेंगे बच्चों KCL इस प्रकार से निकाल लेते हैं। फटाफट मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों KVL के बारे में। जैसा मैंने कहा था कि संधि पर आने वाली जो धारा होती है वो प्लस से लिखते हैं, जो जाने वाली होती है उसको माइनस से लिखते हैं। तो हम लोग एक डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ये हमारा डायग्राम हो गया। ओके, ये हमारा डायग्राम हो गया बच्चों, है ना, ये हमारा जो है तो क्या हो गया एक डायग्राम हो गया। अब हम लोग जो है तो इस पे क्या करेंगे कि वापस से देखेंगे कैसे सॉल्व इसको करते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि करंट एक आध एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना, एक हमने करंट एक्स्ट्रा ले लिया, और भी ले सकते हैं, आपको इशू नहीं है। हमने अब I जो है तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी दिया रहेगा, है ना, कि I1 ये है, I2 ये है, I3 ये है। हम मानने के लिए हम I1 यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहां से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जहां से I1 होगी ना बच्चों वहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो I1 आने वाली है, इस बार I2 को हम लोग बाहर भेज रहे हैं, फिर I3 अंदर आ रही है, I4 भी अंदर आ रही है, I5 जो है तो बाहर जा रही है, I5 के बाद I6 भी बाहर जा रही है और I7 क्या हो रहा है बच्चों अंदर आ रहा है। अब इसका सूत्र क्या बनेगा फटाफट देख लेते हैं। इसका सूत्र क्या बनेगा, है ना, इसका सूत्र बनेगा I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 और प्लस आने वाली करंट है I7, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग इसको क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, तो प्लस प्लस एक तरफ कर लेंगे और माइनस माइनस एक तरफ कर देंगे, तो I1 हो जाएगा प्लस I3 हो जाएगा प्लस I4 हो जाएगा और प्लस I7 हो जाएगा इक्वल्स टू हम क्या करेंगे बच्चों I2 इधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस I5 इधर जाएगा तो I5 प्लस में हो जाएगा और प्लस I6 हो जाएगा। ठीक, अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे इनका मान रख देंगे। मान लेते हैं कि I का मान कितना है बच्चों, I का मतलब I का मान 4 है, I2 का मान जो है तो 6 है, I3 का मान जो है तो 10 है, I4 का मान क्या है कि 15 है, I5 का मान कितना है बच्चों 20 है। अब मान लेते हैं हम किसी एक का निकालने के लिए, है ना, तो हम क्या करते हैं कि I6 का मान हमें निकालना है। ठीक है, ये I6 का मान हमें निकालना है, अर्थात I6 का मान जो है तो हमें ज्ञात करना है। I7 का मान दिया हुआ है, मान लेते हैं अपन 8। ठीक है, आप वैल्यू कुछ भी मान लो, आप से मेरे फॉर्मूले के हिसाब से निकालोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अब देखो हम क्या करते हैं, इसी में निकाल देता हूं, ये हमारा सूत्र बन गया। अब मैं क्या करूंगा, I1 का मान रखूंगा। I1 का मान कितना है बच्चों, I1 का मान क्या है 4 है, प्लस I3 का मान कितना है बच्चों, I3 का मान क्या है 10 है, प्लस I4 का मान कितना है बच्चों, I4 का मान कितना है 15 है, प्लस I7 का मान कितना है बच्चों 8 है, बराबर I2 का मान कितना है, I2 का मान 6 है, प्लस I5 का मान कितना है बच्चों, I5 का मान 20 है, ठीक है, प्लस I6 जो है उसका मान हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सबको जोड़ देंगे, है ना। तो 15 10 25 हो गया, और 25 4 29 हो गया, और 29 और 8 37 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा एक तरफ 37 बराबर, और 20 6 26 हो जाएगा, ठीक है, 26 I6 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं हमको किसका मान निकालना I6 का, तो क्या होगा, जो इसके मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, डिवाइड में चला जाता है। तो 37 भागे क्या हो जाएगा, I6 का हम निकालेंगे तो 26, ठीक है। अब 26 का भाग दे दो 37 में, ठीक है, तो कितने बार जाएगा बच्चों, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 26 4 30 7 37, तो 26 4 30 7, है ना, 11 बचेगा, भाग नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक दशमलव लगा के और जो है तो 110 जीरो कर देंगे, तो 25 चौको 100 अर्थात 1.44 आएगा, है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर I6 का जो मान होगा 1.4 एम्पियर होगा, यही आपका आंसर आएगा। ओके, और इसको हमको क्या करना है, टिक करना है। क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूं फटाफट, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी यहीं पे पढ़ा देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हमारे पास कोई जंक्शन हो गया, है ना, ये हमारे पास में क्या हो गई बच्चों, करंट आ रही है ना। एग्जाम में डायरेक्ट जनरली क्या करता है, 2 या 3 या 4 करंट दिखा देता है, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमने ले लिया 4 5 करंट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट थोड़ा सा बताता हूँ आप लोग को। I1 का मान कितना है, I1 का मान जो है तो अपने पास में 6 है ना। I2 भी अंदर आ रही है, ठीक है, I2 का मान जो है वो 4 है। I5 जो है तो अंदर आ रही है, तो I5 का मान कितना है बच्चों, हम इसको एक को बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो I5 बाहर की ओर जा रही है, ओके, सॉरी I3, मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ, क्वेश्चन बना देता हूँ एक, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कम से कम का बना के बता दूँ फटाफट, जिससे आप लोग का बस डाउट क्लियर हो जाए। मान लो किसी संधि में क्या हो रही हैं, ये जो है तो 4 5 करंट जा रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास में करंट है, ठीक। अब एक करंट अंदर आ रही है, ये एक अंदर आ रही है, बाहर जा रही है ना, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, अंदर आ रही है। ऐसा कोई डायग्राम हमको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक। अब हम लोग लेते हैं I1 का मान लो 2, I2 का मान 3, I4 का मान 4, I5 का मान 5, I5 का मान 6, I7 का मान हमें निकालना है। ओके, अब देखो क्या हो गया बच्चों, मैंने रेंडमली मान लिया 1 2 3 4 5, आप कुछ भी मान सकते हो, जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आपको सॉल्व करना। मैं फटाफट सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं आप लोग को, है ना। अब I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा प्लस में, I2 प्लस में हो जाएगा क्योंकि अंदर की ओर आ रहा है, माइनस I3 हो जाएगा क्योंकि बाहर की ओर जा रहा है। ओके, ये I3 है। I4 जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, है ना, I4 क्या हो जाएगा, माइनस में है, तो I4 कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ये I5 है, मैंने काउंटिंग थोड़ा सही नहीं किया था, ये 6 है ना। I5 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस में I5 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, I6 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस को एक तरफ कर लो, तो I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 इधर चला गया, I4 इधर चला गया। ओके, अब मैं इसका मान रख देता हूं फटाफट। I1 का मान क्या है 2, I2 का मान क्या है बच्चों 3, I5 का मान क्या है बच्चों, I5 का मान क्या है 6, प्लस I6 का मान जो है तो I5 का मान क्या है 6, और I6 क्या है बच्चों, I6 हमें ज्ञात करना है, बराबर I3 का मान क्या है, I3 का मान 4 है, प्लस I4 का मान क्या है बच्चों 5 है। ओके, I1 का मान 2 हो गया, I2 का मान 3 हो गया, I5 का मान कितना है, I5 का मान 6 है, और I6 का मान क्या हमें निकालना है, ठीक है। और इधर क्या हो गया बच्चों I3 का मान कितना है
I3 बाहर की ओर जा रहा है 4 हो गया, I4 बाहर की ओर जा रहा है तो 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको सबको जोड़ देंगे, तो 2 5 2 है ना, 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 11 I6 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 4 9 हो गया। चूंकि हमें जानते हैं कि I6 हमें वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 9 अपान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि जिसको हम निकालेंगे उसके साथ जो संख्या होती है हमेशा बटे के नीचे में जाती है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम भाग देंगे तो क्या होगा, जब हम भाग देंगे तो क्या होगा, पहले हम जो हमारा भाग नहीं जाएगा, शून्य रखेंगे, दशमलव रखेंगे, ये 90 बन जाएगा। तो कितने बार जाएगा बच्चों, है ना, 8 बार जाएगा। ओके, 8 बार जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों, I6 का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0.8 एम्पियर हो जाएगा। तो ये रेंडमली मैंने अपने से क्वेश्चन है ना, अपने से वैल्यू रख लिया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। बाकी आपको जो है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जो कि हम भाग देने पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू निकल करके आएगी। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट। KCL कंप्लीट हो गया हमारा, अब KVL देख लेते हैं। KVL देख लेते हैं बच्चों, KVL क्या कहता है। अब टॉपिक दूसरा हम देखते हैं, सेकंड है हमारे पास में KVL, है ना, किरचॉफ करंट लॉ। तो मैं लिख देता हूं यहां पे किरचॉफ के विभव अर्थात वोल्टेज का नियम। ओके, इसकी परिभाषा क्या कहता है बच्चों, किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों में होने वाले IR ड्रॉप, है ना, किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों में होने वाला IR ड्रॉप अर्थात IR लॉस, है ना, IR ड्रॉप का योगफल तथा उस परिपथ की EMF का बीजगणितीय योग 0 होता है। ओके, तो KVL क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों में होने वाला IR ड्रॉप का योगफल तथा उस परिपथ की EMF मतलब उस परिपथ का वोल्टेज, दोनों का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, KVL का नियम। ओके, अब KVL का जो नियम होता है बच्चों कैसे काम करता है, तो KVL का नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और KCL जो होता है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। मैं उन दोनों को पॉइंट को लिखूंगा बाद में, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, KVL को हम समझ लेते हैं, KVL क्या कहता है। ओके, तो KVL के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया था ना कि KCL में क्या हम लोग करते हैं, पॉजिटिव को आने वाली को हम क्या करते हैं धनात्मक से लिखते हैं, जाने वाली को ऋणात्मक से। तो हम लोग क्या करते हैं KVL में यही चीज बना लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मान लो ये कोई पॉइंट है और ये हमारे पास क्या है बच्चों, कोई प्रतिरोध है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, और ये क्या हो गया, पॉइंट V2 हो गया। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, प्रतिरोध हो गया। और अगर साइन यहां पे चिन्ह हमको देखना है, ऑलरेडी चिन्ह दिया हुआ रहेगा, तो ये चिन्ह हमारा क्या है बच्चों, कुछ V1 से V2 की ओर जा रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, I बराबर क्या बनेगा बच्चों, V1 माइनस V2 अपान क्या हो जाएगा R, जो यहां पे है। ओके, तो ये पहला सूत्र हो गया।
अब यदि दूसरे प्रकार से पूछ ले क्या बच्चों, दूसरे प्रकार से पूछ ले वो, है ना, क्या पूछ ले कि यदि बोल दे वो कि हमारे पास में क्या है, V1 है और यहाँ पे क्या है बच्चों, कोई अर्थिंग किया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, कोई अर्थ है जिसका मान क्या हो जाता है 0, है ना, ये क्या हो जाता है 0 वोल्ट। और डायग्राम में यदि क्या बोल दे, आई का जो तीर है ना, आई का जो निशान है बच्चों, वो कहां कर दे, यहां से यहां कर दे, तो हम लोग इसको फिर कैसे लिखेंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, फिर हम इसको लिखेंगे आई बराबर, यहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, 0 वोल्ट माइनस, है ना, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस जो है तुम्हारा हो जाएगा V1 और अपान क्या हो जाएगा, ये R है तो ये R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में 2 डायग्राम बन गए। अब यदि क्या करे, अब यदि वो क्या कहे कि कोई ऐसा डायग्राम बन जाए, यदि कोई ऐसा डायग्राम बन जाए जिसमें हम क्या करें कि V1 यहां पे हो जाए, V2 यहां पे हो जाए, R यहां पे हो जाए, ठीक है, और वो कहे कि भैया हमारा जो करंट है वो यहां से शुरुआत हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, I बराबर लिख देंगे V2 माइनस कहां तक जा रही है, V1 तक, और बीच में क्या है बच्चों, प्रतिरोध। तो ये सूत्र बन जाएगा। इन चीजों का आपको याद रखना है, साइन के हिसाब से हमको चलना है, तीर के हिसाब से हमको चलना है कि साइन हमारा कहां से कहां ले जा रहा है। ओके, अब हमने देखा एक प्रतिरोध के लिए, ठीक है, मान लो कि डबल प्रतिरोध आ जाता है, क्या करोगे आप, ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रतिरोध 1 हो गया और ये हमारे पास प्रतिरोध की सर्किट में 2 हो गया। ठीक है, अब क्या कहता है वो कि यहां पे हमारे पास में V1 है और यहां पे हमारे पास में क्या है बच्चों, V2 है। अब हम यहां पे देख रहे हैं करंट हमारी जो फ्लो हो रही है वो इधर से हो रही है, ठीक है, तो यहां पे जब करंट फ्लो होगी बच्चों तो कैसा फार्मूला बनेगा, तो ये हमारे पास R1 हो गया और यहां पे हमारे पास में R2 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रतिरोध हो जाएंगे तो R1 R2 हम नाम दे देंगे। तो हमारे पास I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक जा रही है, करंट V2 तक जा रही है, और बीच में क्या क्या आ रहा है बच्चों, R1 प्लस R2 आ रहा है। जितने प्रतिरोध होंगे वो क्या होंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। इस सूत्र को आप लोग को समझना है। किसी बंद परिपथ में सभी प्रतिरोधों में होने वाला IR ड्रॉप, अर्थात IR ड्रॉप मैंने पढ़ाया है ना, कि वोल्टेज ड्रॉप होता है ट्रांसमिशन लाइन का, IR ड्रॉप का योगफल तथा उस परिपथ की EMF मतलब वोल्टेज, है ना, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है बच्चों, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं ना, वोल्टेज का ही एक रूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो क्या कहता है, IR ड्रॉप का योगफल तथा उस परिपथ की EMF का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, 0 होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, KVL का नियम कहते हैं, किरचॉफ के विभव का नियम। अब हमें कोई सर्किट सॉल्व करना है ना, तो इन चीजों को याद रखना है। जैसे V1 से स्टार्ट हो रहा, V2 तक जा रहा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2, बीच में क्या आ रहा, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में कर देंगे। यदि हम लोग क्या कहें कि कोई V1 दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे V2 नहीं दिया हुआ है, कोई अर्थिंग मान लो वोल्टेज 0 दे दिया है और करंट की शुरुआत अगर इधर से किया है तो हम लोग शुरुआत भी यहीं से करेंगे, है ना। तो 0 वोल्ट माइनस V1 कहां तक आ रहा है, V1 तक आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R। यदि यहीं से यही स्टार्ट होता, यही यदि ये तीर का निशान इधर से होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, V1 माइनस 0 अपान R लिख देते। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमको क्या देखना है, एरो को देखना है, चिन्ह को देखना है। यहाँ पे क्या है, V1 V2, हमारी करंट कहां से स्टार्ट हो रही है, V2 से स्टार्ट हो रही, कहां तक आ रही है, V1 तक आ रही है। तो V2 से स्टार्ट हुई, V1 तक आ रही है, तो V2 माइनस V1 कर दिए, बीच में क्या आ रहा है, प्रतिरोध, तो हमने क्या कर दिया, R कर दिया। सेम इसी प्रकार अगर 2 प्रतिरोध मिल रहे हैं तब भी हम क्या करेंगे, I बराबर V1 माइनस V2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा, क्योंकि V1 से हमारी करंट कहां तक जा रही है, V2 तक जा रही है, बीच में 2 प्रतिरोध आ रहे हैं। अब जल्दी से एक न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं, तो ये हमारा KVL भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो KVL का एक सूत्र देख लेते हैं और एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा KVL को हमको कैसे सॉल्व करना है। ओके बच्चों, हम लोग KVL जो है तो देख लेते हैं, KVL कैसे निकालेंगे। ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा KVL का। ठीक, तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास में सर्किट डायग्राम हो गया, जिसमें हमने क्या कर दिया, 2 प्रतिरोध लगा दिए, एक तीसरा प्रतिरोध बच्चों यहाँ पे भी हम लगा देते हैं। ठीक है, और इनको हम दे देते हैं 5 ओम 5 ओम 5 ओम का नाम दे देते हैं कि 5-5 ओम के प्रतिरोध लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास में जो है तो एक 200 वोल्ट का बैटरी लगी हुई है। ठीक है, प्लस माइनस ये E1 या V1 आप लिख सकते हो। ठीक है,
फिर नीचे हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स और लगा देंगे। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स और लगा देंगे जिसे हम देंगे नाम E2, है ना, या V2 आप लिख सकते हो। और इसका जो वोल्टेज सोर्स है कितना है बच्चों, 100 वोल्ट का है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये संधि बन गई ना, ऐसी संधि होती है जैसे हम KCL में पढ़े थे। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ऐसा डायग्राम दिया रहेगा आपके पेपर में और इसको बोलेगा कि कुल करंट निकाल करके बताइए। क्या बोलेगा, कुल करंट निकाल करके बताइए। तो हम जानते हैं कुल करंट निकालने के लिए I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। क्योंकि ये लूप क्या बन रहा है, ये लूप जो बन रहा है ना, ये लूप जो बन रहा है ना बच्चों, ये क्या लूप बन रहा है, I1 का लूप बन रहा है और ये लूप बन रहा है I2 का बन रहा है। तो हम लोग करंट दिखा देते हैं कि हमारे पास में क्या हो रहा है बच्चों, करंट। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास में I1 करंट फ्लो हो रही है ना। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन सी करंट फ्लो हो रही है, सॉरी हम क्या करेंगे, इसमें I करंट फ्लो करा देते हैं, है ना ये, और इसमें हम I1 करा देते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, I2 फ्लो करा देते हैं। ठीक, ये तीनों ब्रांच हो गई। अब तीनों ब्रांच को हमको सॉल्व करना है, टोटल करंट निकालना है। I1 बह रही है, I1 है ना, I बह रही है, I1 है, I2 है। अब मैंने क्या बताया था आप लोग को कि जहां से हम लोग शुरुआत करेंगे, ये मान लेते हैं कि VA है। ठीक है, क्या मान लेते हैं, VA है। तो हम लोग अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, I को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, I को हम सॉल्व करेंगे तो क्या बच्चों, क्या बनेगा, ये मान लेते हैं हमारे पास में 0 पोजीशन है, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि I बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ शुरुआत हो रही है, VA से। VA शुरुआत हो रही, कहाँ तक जा रही है, 0 तक। बीच में क्या आ रहा है, 5 ओम का प्रतिरोध आ रहा है। क्योंकि हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, अल्टीमेटली, है ना, हमने क्या लिखा था अभी पहले, इससे पहले V माइनस, है ना, यहाँ पे 0 और यहाँ पे R लिखा था, R का मान मैंने डायरेक्ट रख दिया 5। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे I2 का। I2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, VA से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, जा कहां रहा है ना, E1 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, E1 तक। तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, E1 का मैं डायरेक्ट मान रख लेता हूं 200 वोल्ट और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 5 एम्पियर का, इसमें 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। I3 को हम लोग देख लेते हैं। तो I3 कहां से जा रहा है, VA से शुरुआत हो रही है I3 की। कहां तक जा रहा है बच्चों, 100 वोल्ट तक जा रहा है और बीच में प्रतिरोध कितने ओम का है, 5 ओम का है। तो ये हो गया हमारा I1, I2, I3 का मान। अब टोटल करंट हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट के लिए ये सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, KVL में ऐसा सूत्र बनेगा, अगर ये 1 2 ए लूप एक और बन जाता, एक और बढ़ जाता, फिर I1 I2 I3 हो जाता। ठीक है, अभी हम 2 लूप का देख रहे हैं। तो I1 प्लस, है ना, हम देख रहे हैं 2 लूप का, तो हम देख लेते हैं इसको फटाफट सॉल्व करके। I बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, I1 प्लस I2 हो जाएगा। I का मान रख देंगे हम लोग। I का मान रखेंगे तो क्या रखेंगे बच्चों, VA माइनस 0 अपान कितना रख देंगे, 5 बराबर I1 का मान कितना है बच्चों, VA माइनस 200 अपान 5 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा VA माइनस 100 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, 5। ठीक है, अब 5 5 5 तीनों कॉमन है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों क्या लिखेंगे हम लोग, इसको VA को हम 0 से घटाएंगे तो VA ही बचेगा, 5 बचेगा बराबर। इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 5 यहां पे आ जाएगा। अब यहां पे आ जाएगा बच्चों VA माइनस 200, है ना, और आ जाएगा अपना प्लस VA माइनस 100। ठीक है, अब ये 5 से 5 क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस हो जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। हमारे पास बचेगा बच्चों VA, है ना, VA बराबर क्या बचेगा, VA माइनस 200 प्लस VA माइनस 100, ये बचेगा अपने पास में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको हम क्या करेंगे, है ना, कि इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, VA कॉमन ले लेंगे, तीनों में VA है ना, तो VA हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3VA हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो -2 और -100 कितना हो जाएगा, -200 और -200 क्या हो जाएगा, +300 हो जाएगा। चूंकि हमें निकालना क्या है, VA का मान निकालना है तो VA के साथ में जो है बच्चों बटे के नीचे में जाएगा तो 300 भागे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, कितने बार भाग जाएगा, है ना, तो 3 एकम 3, 100 बार जाएगा। ओके, तो ये हमारा VA का मान निकल कर क्या जाएगा बच्चों, कितना, 300 वोल्ट। ओके,
300 वोल्ट आ जाएगा। ये VA का मान आ गया, ठीक है। अभी हमारे पास में करंट का मान नहीं आया, हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है I का मान, कुल करंट निकालना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या निकल करके आ गया है, VA का मान निकल करके आ गया। अब VA का मान में क्या करूंगा कि I में रख दूंगा तो मेरा जो है तो I1 का मान निकल करके आ जाएगा, I2 में रख दूंगा तो I2 का मान निकल करके आ जाएगा। तो आपको जनरली क्या करना है, VA का मान निकालना है, इसके बाद I1 I2 I3 जिसका मान पूछेगा निकालने के लिए, बोलेगा I1 का मान निकालिए तो I1 का हम क्या करेंगे, सॉरी I का मान बोलेगा निकालिए तो I का हम क्या करेंगे, हम I का सूत्र हम जानते हैं कि VA माइनस कितना हो जाता है 0 अपान कितना हो जाता है 5। तो हम VA कितना निकाल लिया भैया, VA हमारा निकल आ गया 300 आ गया, 0 से हम घटाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, 300 माइनस 0 भी करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो 300 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा I का मान निकल करके आ जाएगा, कितने हो जाएगा, कितने बार जाएगा ये 5 छक्का 30, 60 बार जाएगा, अर्थात I का मान कितना हो जाएगा बच्चों 60 एम्पियर होगा, ठीक है। अब बोल दे वो क्या बोल दे कि I2 का मान निकाल करके बताइए, तो हम I2 का मान निकाल देते हैं बच्चों यहाँ पे, है ना। हम I2 का मान निकाल देते हैं। I2 बराबर क्या लिखेंगे हम, I2 बराबर लिखेंगे VA माइनस 200 अपान 5। अब VA का मान निकल के आ गया है, कितना निकल कर गया है बच्चों, VA का मान 300 माइनस क्या करेंगे 200 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 5 है ना। अब 300 में 200 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 100 डिवाइडेड बाय 5। तो हम 5 का भाग देंगे 100 में, कितने बार जाएगा 5 दूनी 10, मतलब कितने बार जाएगा बच्चों 20 बार जाएगा, 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। तो ये कट गया, तो I2 का मान कितना आ जाएगा बच्चों 20 एम्पियर आएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग KVL को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि बोले कि I3 का मान निकाल दीजिए, तो हम I3 का मान कहां पे निकाल दें बच्चों, है ना। मैं कोई सा भी इरेज कर देता हूं, ठीक है। I3 का मान मैं यहीं पे निकाल देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा I3 का मान निकाल करके आ जाएगा। अब I3 में क्या बोला है वो, I3 का मान निकालिए, तो I3 का फॉर्मूला कहां पे है, I3 ये है ना। तो कितना होता है VA माइनस जो है तो 100 है और डिवाइडेड बाय कितना है 5 है, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। VA कितना आ गया बच्चों 300 आ गया है, माइनस 100 आ गया है, डिवाइडेड बाय 5 है ऑलरेडी। अब हम 300 में 100 को घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 200 बचेगा, भाग दे दोगे 5 में तो कितने बार जाएगा 5 को 20 मतलब 40 बार जाएगा, अर्थात I3 का मान कितना हो जाएगा बच्चों 40 एम्पियर होगा, ठीक है 40 एम्पियर होगा। तो ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा जो है तो I3 निकल करके आ गया है। ओके, तो ये बच्चों क्या हो गया I1 का मान निकल गया, I3 का मान निकल करके आ गया, और यहां पे ये हमारे पास में जो है तो I2 का मान निकल करके आ गया है, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे बच्चों कि हमारे पास में I का भी मान निकल करके आ गया है 60, ठीक है। ये 60 हमारे पास निकल करके आ गया। 60 कैसे आया है, देखो ये 40 हो गया है ना, I3 का मान कितना हो गया, सॉरी ये I का मान हमने निकाला था, है ना, और ये I1 का मान निकाला था। ओके, I1 का मान था, I2 मैंने लिख दिया था गलती से, I1 का मान था, और ये क्या है बच्चों I2 का मान है, क्योंकि हमारे पास क्या है I है, I1 है, I2 है। तो अब क्या होगा टोटल करंट, है ना, हमने क्या निकाल दिया I का मान 60, अर्थात I2 कितना है 40 है और I1 कितना है 20 है ना। तो अगर I1 हमारे पास 40 है, I1 जो है हमारे पास 20 है, I1 40 है, तो टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बच्चों 60। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि I यदि निकालना है तो I1 प्लस I2 करना पड़ेगा, और I1 कितना हमारे पास में आया है 20 प्लस I2 कितना है 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों I का मान अर्थात कितना हो जाएगा 60, और ऑलरेडी हमने क्या किया है 60 हमने निकाल लिया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों KVL को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। ओके, तो KVL सेम इसी प्रकार से निकालना है ना। आप यदि कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो और मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, है ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास में, उनको मैं आपको जो है सॉल्व करके बता दूंगा। हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन लेकर के आऊंगा उसमें ये सब क्वेश्चन रहेंगे, हम सॉल्व करेंगे, है ना। आप लोग को बस ध्यान देना है कि कहां से कहां हम लोग जा रहे हैं, जहां तक हम प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे मैंने बताया आपको VA माइनस, है ना, VB या V1 से माइनस कहां तक हम जा रहे हैं V2, आप V1 V2 भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कहां से हम लोग कहां तक जा रहे हैं, तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है।
अब बच्चों मैं आपको पढ़ा दूं कि ओपन सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं। नंबर 1 ओपन सर्किट, ओके। मैं इसको शॉर्ट में लिख दिया हूं, आप लोग लिखोगे हिंदी में खुला परिपथ, ओके। ओपन सर्किट क्या होता है तो हम लोग देखेंगे डायग्राम में। ये हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास में कोई एक बैटरी जुड़ी हुई है और हमने क्या किया, यहां पे भी एक प्रतिरोध लगा दिया और इसको हमने क्या किया, ये ओपन कर दिया। अब टर्मिनल ए और टर्मिनल बी है ना, पॉइंट ए और बी, ये हमारे पास आर हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया, ये हमारे पास प्लस माइनस वोल्टेज हो गया है ना, V। अब इस डायग्राम को, इस परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, खुला परिपथ, ओपन सर्किट। अर्थात इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि बीच से ये ओपन है ना, इसे हम बोलेंगे खुला परिपथ। तो खुला परिपथ में क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि खुला परिपथ में क्या होता है बच्चों, करंट का मान जो होता है वो 0 होता है और जो प्रतिरोध होता है बच्चों क्या होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। अर्थात I का मान 0 होता है और R का मान क्या होता है, अनंत होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो वोल्टेज ड्रॉप एट ओपन टर्मिनल ए बी विल बी इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज, ओके। तो हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो जितना हम लोग यहां से वोल्टेज सोर्स भेजेंगे उतना यहां पे क्या होगा, ड्रॉप होगा। कुल मिला के ओपन परिपथ, खुला परिपथ का मतलब क्या होता है बच्चों, ये हमने जो है तो डायग्राम देख लिया है ना, कितने भी एलिमेंट्स जुड़े हों लेकिन अगर ओपन है परिपथ तो उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 0 फ्लो हो रही होगी और उसका जो प्रतिरोध होगा कितना होगा बच्चों, अनंत होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओपन सर्किट। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट सर्किट, ओके। शॉर्ट सर्किट क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है बंद परिपथ, ओके। बंद परिपथ क्या होता है, इनको हम लोग और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं ओपन सर्किट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। आपके घरों में जो शॉर्ट सर्किट होती है ना उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ओपन सर्किट आपके घरों में जो हो रही है, मतलब कहीं पे तार अगर टूट गया, अलग हो गया, तो वहां पे करंट क्या होगी, 0 हो जाएगी, करंट आगे बढ़ेगी नहीं, करंट आगे जाएगी नहीं। और जब करंट 0 हो जाएगी तो वहां प्रतिरोध क्या होगा, अनंत, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां पे टर्मिनल में क्या हो रहा है, करंट अब यहां तक आ रही, यहां तक आ रही, बीच में क्या हो गया, परिपथ टूट गया, तो वहां पे क्या हो गया, करंट 0 हो गई है ना। मतलब ये टर्मिनल में करंट हमारी 0 है लेकिन प्रतिरोध कितना बच्चों, बहुत ज्यादा है, ओके। अब मैं डायग्राम बना देता हूं है ना शॉर्ट सर्किट का। तो ये हमारे पास प्लस माइनस वोल्टेज हो गया, ये हमारे पास में जो है तो प्रतिरोध जुड़ गए, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है बच्चों की आपस में सभी तरह से जुड़ चुके हैं, ओके। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। अब शॉर्ट सर्किट कैसे होगा, ये मान लो कोई हमने बीच में क्या किया, एक तार रख दिया, ठीक है। तो ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। मतलब क्या हो रहा है, अब करंट हमारी कहां से जाएगी, करंट वोल्टेज हमारा यहां से जाएगा और यहीं से लौट आएगा, आगे नहीं जाएगा, मतलब ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। और यहां से हम लोग मान लो यहां तार रख दिए है ना, तो क्या होगा, ये सी और डी, मतलब क्या होगा कि अब ये तार यहां पे अगर नहीं रहे, ये तार अगर यहां नहीं रहे तो करंट क्या होगा, यहां से निकल करके जाएगा, यहां तक जाएगा और वो इस पे R2 में नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट कहां से जाएगा, वो डायरेक्ट कहां से जाएगा बच्चों, वो डायरेक्ट यहां से जाएगा और यहीं से घूम करके वापस यहां पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया बच्चों, यहां से शॉर्ट हो गया। तो इसे हम बोलते हैं क्या बच्चों, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जैसे हम ओपन सर्किट में हमने देखा, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है बच्चों, है ना, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि यहां पे करंट क्या होगी, करंट यहां पे अनंत हो जाएगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, इस लोग को आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ओके। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इस शॉर्ट सर्किट को क्या बोलते हैं, ये जो बीच में शॉर्ट सर्किट होती है ना, जैसे मान लो आपकी कोई तार है, बीच में कोई दूसरी तार टकरा दी, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेड, है ना, मतलब डेंजरस होती है, तो डेड शॉर्ट सर्किट इसका नाम है, क्या है, डेड शॉर्ट सर्किट। CKT मतलब होता है सर्किट, डेड शॉर्ट सर्किट जो खतरा, डेंजरस होता है ना।
यदि किसी परिपथ के क्रॉस, है ना, यदि किसी परिपथ के सामने शॉर्ट सर्किट होता है तो वह प्रतिरोध बाईपास हो जाता है ना, मतलब इसके सामने अगर ये कोई क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये क्या हो गया, यहाँ से बाईपास हो जाएगा, मतलब उसके तरफ इसके तरफ नहीं जाएगी करंट। ओके, अर्थात उसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी। ठीक है, पैरेलल में हमेशा डेड शॉर्ट सर्किट ही होता है। ये हमेशा एग्जाम में आता है कि समांतर परिपथ में यदि शॉर्ट सर्किट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेड शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बता दूं, जो ओपन सर्किट टेस्ट, जो ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट में क्या होता है बच्चों कि जो करंट का मान होता है वो 0 होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, अनंत होता है। वहीं पे शॉर्ट सर्किट की हम बात करें तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट का मान जो होता है वो अनंत हो जाता है, रेजिस्टेंस वहां पे, प्रतिरोध वहां पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो विद्युत परिपथ में जो शॉर्ट सर्किट होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट सोर्स जो होता है उसमें करंट का मान 0 होता है और प्रतिरोध का मान अनंत होता है, और जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें करंट का मान अनंत होता है और प्रतिरोध का मान 0 होता है। जैसा कि हम लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं कि I का मान 0 होगा और प्रतिरोध का मान अनंत होगा, यहां पे I का मान अनंत होगा और प्रतिरोध का मान 0 होगा। ये होता है ओपन सर्किट और ये होता है शॉर्ट सर्किट का सूत्र। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है और कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है, इनको फटाफट देख लेते हैं। ओके, तो इसको अब देख करके खत्म करेंगे हम लोग आज की क्लास। ये लास्ट टॉपिक है हमारा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स और कांस्टेंट करंट सोर्स। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे बच्चों, स्थिर विभव मतलब वोल्टेज स्रोत। अब इसको हम फटाफट खत्म कर लेते हैं। देखो क्या होगा कि ये हमारे पास में कोई प्रतिरोध ऐड हो जाएगा और यहां पे हमारे पास कोई बैटरी ऐड हो जाएगी, ये कंप्लीट क्या कहलाया जाएगा, स्थिर, है ना, वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे टर्मिनल हमारा ए हो गया तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पे ये हमारे पास जो है तो लाइन करंट है, IL लाइन करंट बह रही है ना, इसे हम लाइन करंट या लोड करंट कहेंगे। ठीक है, फिर ये हमारे पास में RL लोड है, ये है ना, हमारे पास में RL लोड है, ये लोड है, मान लो कोई रेजिस्टेंस क्या होता है, लोड होता है ना, तो RL जो हो जाएगा, RL जो है मान लो कितना है बच्चों, हमारे पास में 9 ओम है। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास में सोर्स है ना, V जो है मान लो 100 वोल्ट है। ठीक है, और यहां पे हमारे पास में क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो I क्या हो जाएगा बच्चों, IL लोड करंट बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, V अपान लोड रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये RL क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस हो गया, है ना, लोड रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, और ये RI क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस। RI में यहां पे लिख देता हूं, RL का मतलब होता है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस मतलब होता है लोड का प्रतिरोध, है ना, लोड प्रतिरोध, और RI मतलब होता है क्या, इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध, है ना, हिंदी में लिख देता हूं मैं, आंतरिक प्रतिरोध, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहां पे सूत्र लिख लेंगे, IL बराबर V अपान RL प्लस RI लिख लिया हमने। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, तो सूत्र निकल करके आया है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। V का मान कितना है 100, RL कितना है बच्चों 9, प्लस RI कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ना, तो हम लोग ले लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 9 + 1 = कितना हो जाएगा, 100/10, भाग दे देंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, 250। अर्थात जो हमारे पास में यहाँ पे लोड करंट होगी वो कितनी होगी, 10 एम्पियर होगी। ये आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से निकालने को आ जाएगा। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में क्या आएगा, ऐसा एक चित्र दिया रहेगा, ऐसा एक डायग्राम दिया रहेगा जिसमें वोल्टेज दिया रहेगा, आंतरिक प्रतिरोध दिया रहेगा, लोड रेजिस्टेंस दिया रहेगा, बोलेगा IL मतलब लोड करंट जो है ना,
लोड करंट मतलब आईएल आपको क्या करेगा, निकालने को पूछेगा, बोलेगा आईएल निकाल करके बताइए। हम लोग क्या करेंगे, आईएल निकाल देंगे। किस प्रकार से, आईएल बराबर वी अपान आर एल प्लस आर आई, मतलब वोल्टेज अपान क्या होता है, प्रतिरोध। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, आई निकालने के लिए वी अपान आर होता है। हम लोग क्या लिख रहे हैं, वी और आर टोटल, तो हमारे पास आर एक लोड वाला है, एक इंटरनल है ना। इसी फार्मूले से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको निकाल रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या बच्चों, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। अब कांस्टेंट करंट सोर्स को हम लोग देख लेते हैं यहीं पे फटाफट। कांस्टेंट करंट सोर्स क्या होता है ये देख लेते हैं। कांस्टेंट करंट सोर्स, ओके, स्थिर विद्युत धारा स्रोत। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, जैसे उसमें हमने डायग्राम देखा। अब देखो इसमें क्या होता है कि स्थिर जो धारा होती है, स्थिर करंट सोर्स जो होता है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक जो है तो एक करंट सोर्स का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा करंट सोर्स का डायग्राम बन गया। अब ये क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास में तीर हो गई, ये हमारा आई हो गया। यहां पे हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया। ठीक है, टर्मिनल ए और बी, तो ये हमारा किसका साइन हो जाएगा, ओपन सोर्स का। कांस्टेंट करंट सोर्स जो होता है ओपन सर्किट का, ये इस प्रकार होगा। अब शॉर्ट सर्किट का हम बना लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिरोध लेंगे जिससे हम लोग जो है तो सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, प्लस और माइनस। इसका वोल्टेज कितना हम लोग ले लेते हैं, 100 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, 100 वोल्ट ले लेते हैं। फिर हम लोग जो है तो इसको आगे कनेक्ट कर देते हैं लोड से। ओके, ये हमारा जो है तो क्या हो जाएगा बच्चों, लोड हो जाएगा, जैसा कि हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में अभी हमने बनाया था। ये आरएल लोड हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, इसमें हम लोग क्या निकालना है बच्चों, आईएल मतलब लोड करंट निकालना है। सेम अभी हमने जो निकाला है वोल्टेज सोर्स में, तो हम लोग क्या करेंगे, आई एल बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान आर एल प्लस आर आई हो जाएगा। इसी सूत्र में हमको रखना है। इस सूत्र में हम लोग रख करके देख लेते हैं, तो कितना निकल करके आ जाएगा बच्चों, है ना। लोड हमारे पास में जो है, ना कुछ लोड रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखो होगा क्या कि जो हमारे पास में कांस्टेंट करंट सोर्स होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और हमारे पास में जो है तो आरएल जो है तो बहुत कम होता है। तो लोड रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, तो लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास में कितना है बच्चों, लोड रेजिस्टेंस हमारे पास मान लेते हैं कि 2 ओम है, और जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 18 ओम है। ओके, 20 ओम है, बहुत ज्यादा होता है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि 198 ओम है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस किसमें होगा, स्थिर विद्युत धारा सोर्स में ज्यादा होता है। हम लोग इस सूत्र में रख देते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम जानते हैं कि क्या होता है बच्चों, आईएल बराबर क्या हो जाएगा, वी अपान कितना हो जाएगा, आर एल प्लस आर आई हो जाएगा। ठीक है, आर एल प्लस आर आई हो जाएगा, तो इसमें हम लोग रख देते हैं। तो v का मान कितना है, 100 है, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आर एल हमारे पास में कितना है, आर एल हमारे पास क्या है बच्चों, 2 है, आर आई कितना है, 198 है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 बाई 200 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, है ना। तो ये हम क्या करेंगे बच्चों, 0 लगा देंगे, एक जगह और हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो कितने बार जाएगा, है ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 0.5, अर्थात जो है तो इसको जब भाग देंगे बच्चों कितना निकल करके आ जाएगा, आईएल बराबर 0.5 निकल करके आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, लोड करंट का मान होगा। अर्थात यहाँ पे जो हमारे पास में आईएल निकालना था वो कितना निकल करके आएगा बच्चों, 0.5 एम्पियर। ये हमारा हो गया कांस्टेंट करंट सोर्स, अर्थात स्थिर विद्युत धारा का
जो तो फॉर्मूला और इसका डायग्राम। ओके, अब हम लोग एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें आप लोग और क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो कि मान लो हमारे पास में कितना है ना, हमारे पास में मान लो कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। मैं क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, लो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेता हूं। मैं बोलता हूं कि आर आई हमारे पास में कितना दिया हुआ बच्चों, आर आई कितना दिया हुआ हमारे पास में है ना, आर आई हमारे पास में दिया हुआ है 42, ठीक है। या हमारे पास में कितना दिया हुआ, कुछ भी ले लो आप, 44 ले लो। आर एल कितना दिया हुआ बच्चों, 6 दिया हुआ है। और वी कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। आई एल क्या करना है बच्चों, निकालना है। हम क्या करेंगे, हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, आई एल बराबर क्या करेंगे, वी अपान आर एल प्लस आर आई कर देंगे, है ना। तो वी कितना है हमारे पास में, ये 200 है ना, 200 है, डिवाइडेड बाई आर एल कितना है, 6 है, आर आई कितना है ना, 44 है। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 200 भागे कितना हो जाएगा, 200 भागे कितना हो जाएगा, 44, 6, 50 हो जाएगा। और 50 दूनी 100 है ना, 50 तो कितने बार जाएगा, आई एल का जो मान होगा कितने बार जाएगा बच्चों, 0 0 कट जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा। अर्थात आई एल का मान कितना निकल करके आएगा, 4 एम्पियर निकल करके आएगा। यही होता है बच्चों कांस्टेंट करंट अर्थात विद्युत है ना, स्थिर विद्युत सोर्स का सूत्र। और इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आता है, इस प्रकार से अगर डायग्राम आता है, हमको क्या करना है कि इस सूत्र का उपयोग करके निकाल लेना है, चाहे वो करंट सोर्स हो और वोल्टेज सोर्स हो, दोनों के लिए। ओके, हम लोग फार्मूला चेंज कर सकते हैं, बात वही है ना। आई एल करंट सोर्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, वी अपान आर आई प्लस क्या कर सकते हैं, आर एल कर सकते हैं। चाहे आर एल करो चाहे आर आई करो, बात एक ही है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर।